नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे हरियाणा में अनेक विकास कार्यों की शुरुआत। रोहतक साबर डेयरी प्लांट का होगा लोकार्पण। नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी की होगी शुरुआत। लेह में पटरी पर लौट रही जिंदगी, स्कूल दुकानें खुली, मिनी बसों और अन्य वाहनों के संचालन को भी अनुमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आर्थिक विकास संस्थान के कौटिल्य इकोनॉमिक सम्मेलन का उद्घाटन। एशिया में वित्तीय स्थिरता और औद्योगिक नीति पर होगी चर्चा। 30 से ज्यादा देशों के 75 प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना। डेमोक्रेट्स ने किया पलटवार। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। कहा, अमेरिका की तरफ से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का नहीं पड़ेगा कोई असर। और अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और उन्होंने भारत की गरिमा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी समर्थन किया। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि वे उनके भरोसेमंद संबंधों में सहज महसूस करते हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्र हितैषी नेता बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष दिसंबर में भारत की यात्रा पर आएंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि ये यात्रा नए साल से पहले होगी, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की यात्रा करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन की ये पहली बार भारत यात्रा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक विकास संस्थान की ओर से आयोजित चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है अशांत समय में समृद्धि की तलाश। इसमें 30 से अधिक देश के 75 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके सत्र में वैश्विक वृद्धि के केंद्र के रूप में उभर रहे एशिया, ब्रिक्स देशों की संरचना के विकास, वित्तीय स्थिरता और औद्योगिक नीति में नई दिशाओं पर विशेष ध्यान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव में वो भाग लेंगे। इसके बाद गृह मंत्री कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ दोपहर बाद नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज से हैदराबाद में शुरू हो रहे G2 कनेक्ट के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस आयोजन में नेटवर्क, ज्ञान और मनोरंजन क्षेत्र का समागम होगा। इसका उद्देश्य पेशेवरों, उद्यमियों और सामुदायिक नेताओं के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि ये उनके मौजूदा कार्यकाल की अंतिम बड़ी बैठक हो सकती है। ऐसे में इस बैठक का राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर खासा महत्व है। बता दें कि ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इस बैठक में सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी योजनाओं को आखिरी रूप देने में लगी हुई हैं। बात करते हैं बिहार के वैशाली जिला और उसकी राघोपुर विधानसभा सीट की, जिसका राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 में भी इस सीट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या कारण है और क्यों इतनी खास बन गई है ये सीट, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है और राज्य की हर खास व आम सीट पर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। ऐसी ही एक खास और वीवीआईपी सीट है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, जो बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद के परिवार के लिए सुरक्षित गढ़ माना जाता है। हालांकि 2010 में इस गढ़ में भी सेंध लगी थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सियासत के एक साधारण आदमी से करारी शिकस्त मिली थी। बिहार के शाही परिवार को धूल चटाने वाला ये कारनामा किया था सतीश कुमार सिंह ने, जो एक बार फिर राघोपुर से अपनी चुनावी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। मैं, चूंकि मेरा जन्म स्थान यहाँ इस राघोपुर की धरती पर है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो हमको टफ नहीं लगता है। हम हारते वहाँ पर है कि मुख्यमंत्री, यहाँ के कुछ लोग का नारा होता है कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए, विधायक नहीं चाहिए, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार है। विधायक जो विकास करने वाला व्यक्ति हो, उसको चुनाव जिताना चाहिए। हालांकि 2010 में तो सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हरा दिया, लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव का ही कब्जा रहा। अब सतीश कुमार सिंह फिर से तेजस्वी यादव को टक्कर देना चाहते हैं। जब मैं 15 में हार गया, उसके बाद से यहाँ जो विधायक बने तेजस्वी यादव ने कोई काम नहीं किया। केवल यहाँ के मतदाताओं को जात के नाम पर, मुख्यमंत्री बनने के नाम पर वोट लेकर चले गए। बाढ़ के समय भी वो घूमने के लिए नहीं आते हैं। जनता की नुमाइंदगी हर कोई करना चाहता है, पर क्या जनता भी अपने जनार्दन का नाम तय कर चुकी है? ये जानने के लिए तो जनता के मन को भी टटोलना जरूरी है। 2010 में सतीश कुमार जी विधायक बने थे, तो विधायक बने तो ये यहाँ पर जो भी है बोल्डर पिचिंग वो करवाए थे। उसको बाद कोई काम यहाँ नहीं किया। तेजस्वी यादव आते हैं, जीत के चल जाते हैं। किसी के घर में एक मुख्य दरवाजा होता है, उनके यहाँ 4-4 दरवाजा है। पहला गेट पे एंट्री की जैसे ही यहाँ की जनता भोली भाली जाती है, तो वहाँ नेता से भेंट नहीं होता है, सैकड़ों पुलिस कर्मी से भेंट होता है, जो तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बैठे रहते हैं। और राघोपुर के जो गरीब लोग वहाँ जब जाते हैं ना, तो पहले ही डर जाते हैं, अपनी बात को क्या रखेंगे। पूर्व में सतीश कुमार राघोपुर में लालू परिवार की बादशाहत को बिखेर चुके हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी दावेदारी को लेकर आक्रामक हो उठता है। सरकार भेदभाव करती है, लेकिन तेजस्वी यादव जी वहां पर और भी जगह से और भी राज्यसभा एमएलसी के पैसा को ले जा करके उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का काम किया। आज राघोपुर को पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया में राघोपुर की एक पहचान है। राघोपुर की लड़ाई में राजद की ओर से तेजस्वी यादव का नाम एक तरह से तय है, लेकिन इस सीट पर प्रशांत किशोर के मुकाबले में उतरने की चुनावी चर्चा ने भी अभी से ही यहां चुनावी सरगर्मी को तेज कर दिया है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार का सबसे बड़ा वीआईपी सीट है। यहां से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और वर्तमान में तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन अगर हम विकास के मानकों की बात करें तो यह क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य में भी काफी पिछड़ा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, राघोपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा कर सकती है। इससे पहले 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक IIIDEM द्वारका में होगी। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में राहुल गांधी की समझ उनकी राजनीति जितनी ही है। राहुल गांधी का ये कहना है कि बलिदान के बिना भारत को स्वतंत्रता मिली, केवल अज्ञानता नहीं है, ये हर उस शहीद का अपमान है जिसने भारत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि लोग ये मानें कि भारत को आज़ादी भाषणों, प्रस्तावों और ड्राइंग रूम में बैठकर बहसों से मिली है, जबकि सच्चाई ये है कि आज़ादी गांधी जी के जन आंदोलन और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों की क्रांति से मिली, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं होता। एक बार फिर से राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते भारत देश की संस्थाओं के विरोध में उतर आए, और वो भी विदेशी धरती पर। तो सेना का अपमान, सनातन का अपमान, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी है राहुल की पहचान, और वो भी विदेशी धरती से। तो ये वैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी है या लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पर्यटन? विदेश में जाकर कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है जिससे कि भारत में डिसकंटेंट पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में किंडरगार्टन से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय तक सभी स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। लेह जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने की 24 तारीख से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने के 9 दिन बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए मिनी बसों और अन्य वाहनों के संचालन के साथ साथ इस संबंध में भी अनुमति दे दी है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी और सुरक्षा कर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हुए थे। अधिकारियों ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के निरंतर लागू रहने के बारे में स्पष्ट कर दिया है और लोगों को इस धारा के प्रावधानों का पालन करने की सलाह भी दी है। कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद कल शाम नए आदेश जारी किए गए। रुक करते हैं अगली खबर का। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी के एसआईटी ने 2 और लोगों अमृत प्रभा महंत और शेखर गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। अमृत प्रभा जुबिन की सहगायिका थीं और शेखर बैंड के सदस्य थे। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में उनके साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जुबिन की मौत के समय ये दोनों नाव में मौजूद थे। सीआईडी इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में अब तक 4 लोग सीआईडी की गिरफ्त में हैं। सीआईडी ने इसमें केस नंबर 18/2025 दर्ज किया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 61(2), 105, 106(1) और 103 शामिल हैं। एसडीजीपी और एसआईटी के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए हम जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कुल 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 49 इनामी नक्सली थे, जिन पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के हथियारों का भी समर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपए का चेक दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण नक्सली संगठन की लगातार कमजोर स्थिति और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति की अभूतपूर्व सफलता का प्रतीक माना जा रहा है। बरेली में बीते दिनों भड़की हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क हैं। बरेली में जुमे की नमाज को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इधर लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने के साथ बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। तौकीर रजा और उनसे जुड़े लोगों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इधर जिले में धारा 163 लगाई गई है और कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चौक चौराहों की अगर बात की जाए तो यहाँ पुलिस, पीएससी और आरएएफ की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी घटना से त्वरित निपटा जा सके। और अब बात विशेष अभियान 5.0 की। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से विशेष अभियान 5.0 चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कामकाज में सुधार लाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें विशेष रूप से स्वच्छता, फाइल प्रबंधन, शिकायत निवारण और ई कचरा निपटान पर यह केंद्रित होगा।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के इस अभियान से सभी मंत्रालय जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में विभिन्न मंत्रालयों के विभागों ने व्यापक तैयारियां भी की है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 753 स्वच्छता स्थलों पर 1,70,000 लंबित शिकायतों की पहचान की। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 933 स्वच्छता स्थलों, 937 सार्वजनिक शिकायतें, 11 सांसदों से जुड़े मामले और 7 राज्य सरकारों के संदर्भ चिन्हित किए हैं। जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 1,454 स्वच्छता स्थलों, 15,494 भौतिक फाइलों और 3,279 ई फाइलों की समीक्षा के लिए उनका चयन किया है। अभियान के अंत तक सभी विभाग सफाई, शिकायत निपटान और लंबित मामलों की समीक्षा पूरी करेंगे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अक्टूबर 2014 में शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम को 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये कार्यक्रम पीएम और देशवासियों के बीच सीधे संवाद का सशक्त मंच साबित हुआ है। ग्रामीण विकास और सामाजिक मुद्दों से लेकर गुमनाम नायकों की कहानियां इस कार्यक्रम के विषय रहे हैं। इतना ही नहीं, रेडियो प्रसारण के तौर पर शुरू हुआ ये कार्यक्रम अब एक जन आंदोलन बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। ये कार्यक्रम बीते 11 वर्ष में पीएम और देशवासियों के बीच सीधे संवाद का सशक्त मंच साबित हुआ है। बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। I am really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। विजयदशमी के पवित्र अवसर पर शुरू हुई इस यात्रा ने करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ है। इसके हर अंक में देशवासी ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधारों की प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू हुए। कितने ही गुमनाम नायकों के प्रयास जन जन तक पहुँचे। बीते 11 वर्षों में मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन का वो प्रसारण बना है जिसने समाज में हो रहे सकारात्मक सामूहिक प्रयासों को अभूतपूर्व मंच दिया। देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही है। दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है। मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। मन की बात अब एक जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छ भारत, वोकल फॉर लोकल या फिर हर घर तिरंगा अभियान। मन की बात के मंच से पीएम ने जब जब आह्वान किया, इन अभियानों को नया विस्तार, नई ऊर्जा मिली। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। मन की बात ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति के प्रभाव को बार बार रेखांकित किया है। पीएम के इस कार्यक्रम ने समृद्ध भारतीय विरासत की वैश्विक गूंज को शानदार ढंग से सामने रखा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और ये प्रभाव केवल दुनिया के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि
इसे छोटे छोटे शहरों में भी देखा जा सकता है। इटली के एक छोटे से शहर कैंप रोतोंडो में ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मन की बात ने दिखाया है कि देश के लिए किए जा रहे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास जब मिल जाते हैं तो बदलाव की बड़ी तस्वीर बनती है। बीते 11 वर्ष में मन की बात के माध्यम से पीएम ने हर देशवासी के मन में इसी भावना को मजबूत करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अपने समकक्ष जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेपुल को बधाई दी। विदेश मंत्री ने एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार और जनता को जर्मन राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इससे दोनों के बीच संबंधों की निरंतरता और प्रगति का महत्व बढ़ा है। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर डेनमार्क स्थित भारतीय दूतावास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के विद्युत विभाग के सचिव पंकज अग्रवाल और डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संबोधन में शांति और पर्यावरण के लिए समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समक्ष गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता का उल्लेख भी किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों का गायन भी किया गया। डेमोक्रेट्स के हेल्थ केयर संबंधित मांगों पर अड़े रहने से अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध जारी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि शटडाउन जारी रहता है तो बड़े पैमाने पर संघीय कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है और कई प्रोग्राम में कटौती भी हो सकती है। यूएस न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स के कई कार्यक्रमों में अपरिवर्तनीय बदलाव का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सरकारी खर्च के नए कार्यक्रम पर सहमत न होने से बुधवार से शुरू शटडाउन को ट्रंप सरकार शटडाउन को एक अवसर के रूप में ले रही है। माना जा रहा है कि पिछले 7 साल के पहले शटडाउन का फायदा उठाते हुए सरकार संघीय कार्यबल को नया रूप देने की कोशिश कर रही है। साथ ही आलोचकों को दंडित करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि कटौती के लिए उनकी नज़र डेमोक्रेट एजेंसियों पर है। हालांकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप सरकार का ऐसा कोई भी कदम कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही यूरोप, भारत और चीन से रूसी तेल ना खरीदने की डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रूसी तेल के बिना कार्य नहीं कर सकती है। पुतिन ने चेतावनी दी कि यदि रूसी तेल की आपूर्ति में कमी आती है तो तेल की कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल की दर को पार कर सकती है। साथ ही उन्होंने यूरोपीय खतरा बढ़ने पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का संकल्प लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हम आज योम किपुर प्रार्थना सभा के दौरान मैनचेस्टर के हिटन पार्क सिनेगॉग पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। यह विशेष रूप से दुखद है कि यह जघन्य कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। यह हमला आतंकवाद की दुष्ट ताकतों से उत्पन्न चुनौती की एक और भयावह याद दिलाता है, जिसका मुकाबला वैश्विक समुदाय को एकजुट और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से करना होगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और मैनचेस्टर शहर के साथ है। हम इस दुख की घड़ी में यूनाइटेड किंगडम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं एक बार फिर शुरू होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक बहाल हो जाएंगी। इस बीच इंडिगो ने जानकारी दी है कि वो 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी और टिकटों की बुकिंग शुक्रवार 3 अक्टूबर यानी कि आज से उपलब्ध होगी। यह निर्णय दोनों देशों के बीच संबंधों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष की शुरुआत से ही भारत और चीन के नागरिक उड्डयन अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे थे। इन चर्चाओं का उद्देश्य सीधी उड़ानें बहाल करना और एक नए हवाई सेवा समझौते को आगे बढ़ाना था। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।